बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और जो नया एडिशन आया है, जो इस साल स्टूडेंट्स को नई बुक पढ़ाई जाएगी, उस बुक का चैप्टर नंबर 9 या आप उसको कह सकते हैं यूनिट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं और जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम उसकी एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए पहले उनको डिस्कस करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस जो है, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैट में ये मेथड यूज़ होता है टू मॉडल द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? मसलन ये देखें, जब आप ये कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी y बराबर है x वाली रकमों के, जब आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो y किसके बराबर आ जाता है? 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा। जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y 4 के बराबर आ जाएगा। जब आप x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो y 9 के बराबर आ जाएगा, एंड सो ऑन। यहां पे आपने देखा कि जैसे ही आप x को चेंज करते हैं y चेंज हो जाता है, ठीक है? तो y को चेंज होने के लिए x पर डिपेंड करना पड़ता है, तो इसलिए x जो है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको चेंज होने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, लेकिन y को चेंज होने के लिए x पर डिपेंड करना पड़ता है, तो इसलिए y को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है? अब जिस तरह टीचर जो है वो क्लास में आएगा तो क्लास होगी, अगर टीचर क्लास में नहीं आएगा तो क्लास नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट डिपेंड कर रहे हैं टीचर के ऊपर कि टीचर आएगा तो क्लास होगी, ठीक है? इसमें टीचर इंडिपेंडेंट है और स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है। पेरेंट्स आपको खर्चा देंगे, पॉकेट मनी देंगे तो आपका खर्चा चलेगा, ठीक है? अगर वो नहीं देंगे तो आपका खर्चा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट था। यहाँ पे अब इसको ज़रा दोबारा देखें। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू मॉडल ए रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होता है, यानी जिस तरह यहाँ पे y एक तरफ है, x एक तरफ है, यहाँ पे क्या होगा? बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? मसलन जब आप कहते हैं जी z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है? यहां पे z जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट है यहां पे, ठीक है? तो अगर ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये रिग्रेशन एनालिसिस है। इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होगी? पॉलिनोमियल रिग्रेशन में जो है वो हमें सिर्फ एक ही चीज का फंक्शन लेना पड़ेगा। इट इज द टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ये रिग्रेशन एनालिसिस की ही एक टाइप है, वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज मॉडल्ड। यानी इसका मतलब क्या होगा कि एक पॉलिनोमियल बनाएंगे आप, एक तरफ होगा px इज इक्वल टू कोई x वाली रकमें होंगी, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, इस तरह की रकमें होंगी, ठीक है? और सो ऑन, इसकी डिग्री कहाँ तक हो सकती है? n तक हो सकती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ये रिग्रेशन एनालिसिस की खास टाइप है, वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज मॉडल्ड एज एन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है? डिग्री पॉलिनोमियल बना दिया जाता है। पॉलिनोमियल क्या होता है ये आप इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होती है।
डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यानी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका जो यूज़ है, इसको हम DSP, वैसे तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है आम, लेकिन ये मैथमेटिक्स में ज़रा DSP से मुराद कुछ और ही है। D फॉर डिजिटल, S फॉर सिग्नल, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, आइए ज़रा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है। इट इज़ यूज्ड, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर में और डिजिटल डिवाइस, कोई भी डिजिटल डिवाइस हो उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको, या कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? टू एनालाइज चेंज और इम्प्रूव सिग्नल, यानी हम एनालाइज करते हैं कि आवाज़ अगर ठीक नहीं आ रही तो उसको इम्प्रूव कर दिया जाए, अगर किसी तस्वीर के सिग्नल सही नहीं आ रहे, क्लियर नहीं आ रही तो उसको इम्प्रूव कर दिया जाए, एक्सेट्रा वगैरह। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस। कंप्यूटर में या डिजिटल डिवाइस में इस्तेमाल करेंगे टू एनालाइज, किस चीज़ को एनालाइज करने के लिए? चेंज और इम्प्रूव, उसमें तब्दीली लाने के लिए या इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। इम्प्रूव सिग्नल्स लाइक साउंड, इमेजेस और सेंसर डाटा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DSP से मुराद क्या है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में वी ऑफन डील विद द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसफर फंक्शन। हम एक ट्रांसफर फंक्शन के साथ इसको डील करते हैं और उस ट्रांसफर फंक्शन को हम HZ के साथ डिनोट करते हैं, HZ। और ये एक्चुअली किसके बराबर होता है? ये रैशनल फंक्शन होता है। रैशनल होता है तो इसका मतलब है कि एक पॉलिनोमियल ऊपर होगा और एक पॉलिनोमियल नीचे होगा। पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ऊपर और एक पॉलिनोमियल नीचे होगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है उसको हम BZ के साथ डिनोट कर देते हैं और जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसको AZ के साथ डिनोट कर देते हैं। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। और ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। और ये किस चीज के पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इन Z होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इन Z। फंक्शन यहां से शुरू करते हैं दोबारा। In the context of DSP, we often deal the system represented by transfer function in the Z domain। ठीक है, यानी जिस तरह फंक्शन होता है x का, तो x की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं, यहां पर z की वैल्यूज डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगी, डिनोटेड बाई HZ। h इज अ फंक्शन ऑफ z। दीज ट्रांसफर फंक्शन आर रैशनल फंक्शन। ये क्या होते हैं? रैशनल फंक्शन होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। रैशनल फंक्शन क्या होता है? एक पॉलिनोमियल ऊपर, एक पॉलिनोमियल नीचे। Our rational function mean they are the ratio of two polynomial in Z। ये दो polynomial in Z की रेशियो के बराबर होगा। That is HZ is equal to BZ over AZ। Where BZ जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को। और ये क्या होता है? रिलेटेड टू दी जीरो, रिलेटेड टू दी सिस्टम जीरोज। यहां से हमें सिस्टम के जीरोज मिलते हैं। जीरोज क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज, Z की ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जो इसको सेटिस्फाइड करेंगी। एंड AZ रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। AZ जो है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल कहलाएगा, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ पोल। यहां से जब हम इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास Z की जो वैल्यूज आएंगी वो पोल्स कहलाएंगी। इन सिग्नल प्रोसेसिंग find the root of BZ provides the zero of the system। सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या होता है? इन यहां से मेरा ख्याल, लेट मी चेक कोई लफ्ज़ यहां पे कोई मिस ना हो गया हो। यहां पे लफ्ज़ आएगा फाइंडिंग। ठीक है, वो फिक्रा बन नहीं रहा था। इन सिग्नल प्रोसेसिंग फाइंडिंग द रूट्स ऑफ BZ के जो रूट्स निकालते हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड द जीरोस, हमें जीरोस मुहैया करते हैं ऑफ द सिस्टम।
इफ़ बी जेड नॉट, यानी जेड नॉट पुट करने से जवाब 0 के बराबर आ जाता है, तो फिर जेड माइनस जेड नॉट उसका फैक्टर होगा। ठीक है ना। मसलन ये देखें, अगर हमारे पास ये कोई पॉलिनोमियल होता था पी एक्स इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लिया कि ये है हमारे पास 5x + 3। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -2 और -3। तो x -2 किसके बराबर आ गया? x + 2, और इसी तरह ये क्या आ जाएगा, अगर 3 को लेंगे तो x + 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x + 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, और x + 3 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसी तरह z, क्योंकि ये फंक्शन है z का, तो z माइनस जेड नॉट क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ बी जेड होगा। अगर तो z मॉड इज इक्वल टू 1 आ जाता है, दिस करस्पॉन्डिंग टू अ फ्रीक्वेंसी दैट सिस्टम ब्लॉक। अगर z नॉट का मॉड 1 के बराबर आता है तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो जाएगी। सिमिलरली फाइंडिंग द रूट, फाइंडिंग का लफ्ज़ आना चाहिए, फाइंडिंग द रूट ऑफ ए जेड प्रोवाइड्स द पोल ऑफ द सिस्टम इफ ए पी नॉट इज इक्वल टू 0। फर्ज किया कि z की जगह पे पी नॉट पुट करते हैं, जवाब 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, पोल्स की वैल्यूज जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। पी फॉर पोल, पी फॉर पोल, तो इसलिए पी नॉट लिया है हमने। इस सूरत में z माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा, वो ए जेड का फैक्टर हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ ए जेड। सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा अगर पोल जो है मस्ट लाइज बिट लेस देन 1। अगर यूनिट सर्कल के अंदर अंदर हमारी पोल्स की वैल्यूज लाई करती हैं, हमारा आंसर लेस देन 1 होगा तो सिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा। अगर 1 से बड़ा आ जाएगा तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा या रुक जाएगा, कोई ना कोई गड़बड़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट देखें पहले, इसको स्टेटमेंट को गौर से समझे फिर क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर ए डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर्स। कोई चीज़ जो है ना वो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो डाटा का जो मॉडल बनाया गया है पॉलिनोमियल रेग्रेशन की फॉर्म में, वो इसके बराबर है पी एक्स इज इक्वल टू x³ + 2x² + x - 3। x क्या है, x जो है वो मंथ को रिप्रेजेंट करता है, x मंथ को, ठीक है जी, x इज रिप्रेजेंट फॉर मंथ, इज फिटेड टू दिस डाटा। ठीक है, इफ द ऑब्जर्व सेल इन द 5th month आर 240। ऑब्जर्व सेल जो है ना, अंदाज़ा लगाया गया कि जो सेल होगी 5वें महीने में वो 240 यूनिट होगी। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज एरर। आपने, ये तो अंदाज़ा है ना, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, ठीक है, जो आप इससे ज़्यादा यूनिट भी आ सकते हैं, इससे कम यूनिट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो एरर है वो एरर आपने निकालना है। एरर का फार्मूला क्या होता है, एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो एरर हमने निकालना है, एरर इज टू बी फाइंड आउट, एरर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये नंबर 1 है। एरर बराबर होता है, एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड सेल डाटा, ऑब्जर्व्ड सेल डाटा माइनस प्रिडिक्टेड सेल्स डाटा। ठीक है, अब ऑब्जर्व्ड सेल डाटा जो है वो गिवन है हमें 240 के बराबर। ऑब्जर्व्ड सेल्स डाटा नॉट डेट, डाटा इज इक्वल टू 240 यूनिट, ये स्टेटमेंट में गिवन है हमें। ठीक है, अब हमने प्रिडिक्टेड सेल्स डाटा निकालना है। प्रिडिक्टेड जो है ना, ये क्या है, 5वें महीने में हम देखते हैं कि हमारी कितने यूनिट आंसर में आते हैं। पुट
x इज इक्वल टू 5, फिफ्थ मंथ की बात हो रही है ना, 5 in 1 इस फार्मूले का नाम नंबर 2 ना रखते हैं। x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे 1 में तो p5 किसके बराबर आ गया, 5 की ताकत 3 प्लस 2 इंटू 5 की ताकत 2 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया ये, P5 इज इक्वल टू 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, 50 जमा 5 माइनस 3 175 और 5 80 177 आ गए जी। इज प्रिडिक्टेड डाटा, प्रिडिक्टेड डाटा आपके पास आ गया, ठीक है। अब एरर का फॉर्मूला क्या है, एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड। ऑब्जर्व्ड आपका है 240, प्रिडिक्टेड आपका निकला 177, तो फर्क कितने का आया, 240 में से 177 निकाले तो बाकी कितने रह गए, यहां पे आ गया 10, 10 में 7 गए, बाकी रह गए 3, इधर आ गया 3, तो 13, 13 में से 7 गए, 7 6 13, 63 जो है वो एरर आया। अब इसके हमने परसेंटेज एरर निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर ओवर ऑब्जर्व्ड सेल डाटा का मॉड इंटू 100। एरर है हमारा 63, ऑब्जर्व्ड है हमारा 240 इंटू 100। ये मॉड इसलिए लगाया है कि बाज़ का ये नेगेटिव भी आ जाता है, अगर नेगेटिव भी आ जाए तो मॉड लेके उसको आपने पॉजिटिव कर देना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये देखिए 0 0 से कट गया तो 63 ज़रब 10 बटा 24 आ गया, तो 3 मिल गया 8 3 24 तो 21 3 63, 10 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 5 एकम 5, 105 बटा 4, 105 बटा 4 को 105 को 4 के साथ डिवाइड किया, 4 दूनी 8 तो 2 10, 4 छिका 24 तो 1 पंजी, इशारिया लगा 0 0, 4 दूनी 8 तो 2 10, 0 0, 4 5 20। तो ये आ गया जी हमारे पास 26.5% जो है वो एरर होगा, ठीक है। अब ये जो है ना एरर, ये हम इकाई के यूनिट मेथड से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, मसलन ये देखें 240 गिव्स एरर, 240 ने कितना एरर दिया 63, अगर 1 होगा तो कितना एरर होगा 63 बटा 240, और अगर 100 होगा तो यह आ जाएगा 63 बटा 240 ज़रब 100, ठीक है। चाहे यूनिट मेथड से इसको कर लें, चाहे ये वाला फार्मूला आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है लेकिन क्वेश्चन का तरीकाकार बिल्कुल मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अ रिटेलर कंपनी डिवेलप्ड ए पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। एक रिटेलर कंपनी है, उसने पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है उसको मॉडल किया टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्शन डिमांड, के हफ्ते भर में कितनी डिमांड होगी। उसके लिए उन्होंने ये एक पॉलिनोमियल बनाया, WQ - 2W शेयर प्लस 5W - 4, वेयर DW किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्रिडिक्टेड डिमांड्स इन यूनिट्स को, और W से मुराद वीकली डिमांड के बारे में उन्होंने ये एक मॉडल बनाया।
यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए रिमाइंडर टू प्रोडक्ट रिमाइंडर थ्योरम टू प्रोडक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपने तीसरे हफ्ते की प्रिडिक्टेड डिमांड निकालनी है। ठीक है, तीसरे हफ्ते की प्रिडिक्टेड डिमांड से मुराद क्या है कि हमें D3 कैलकुलेट करना है एक तो। ठीक है, D3 कैलकुलेट करना है। इफ़ द ऑब्जर्व डिमांड इज़ 20, अगर ऑब्जर्व डिमांड 20 है तो 20 यूनिट है, तो कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एरर, फिर प्रिडिक्शन एरर भी निकालेंगे। तो प्रिडिक्शन एरर किसके बराबर होता है? प्रिडिक्शन एरर बराबर होता है जी हमारा, एरर इज इक्वल टू ओरिजिनल, ये जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। ठीक है, तो निकालते हैं जी हम डिमांड बाय रिमाइंडर थ्योरम, प्रोडक्ट रिमाइंडर थ्योरम टू प्रोडक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक, प्रोडक्ट डिमांड फॉर प्रोडक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक, पुट W is equal to, put W is equal to 3 in 1, तो ये आ जाएगा D3 is equal to 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 की पावर 3 तो 27 के बराबर आ जाएगा। 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 जमा 15 मनफी 4, टोटल आ गया 27, 10, 37, 5, 42, 42 माइनस 22। तो D3 किसके बराबर निकल आया? D3 जो है, D3 इज इक्वल टू 20, और यही आपने कैलकुलेट करना था। ठीक है, प्रिडिक्टेड डिमांड and W is the number, use the remainder theorem to predict demand for third week। तो थर्ड वीक के ऊपर जो है ना डिमांड कितनी हो गई? 20 यूनिट्स हो गई। ठीक है, अब जो है एरर हमारा किसके बराबर आएगा? एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है हमारी? ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हमारी 20, नहीं 22 है। प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है? प्रिडिक्टेड वैल्यू निकली 20 यूनिट्स। ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू को जिक्र करना दें पहले यहाँ पे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड डिमांड इज इक्वल टू 22 यूनिट्स। तो एरर किसके बराबर आ गया फिर? एरर इज इक्वल टू, ऑब्जर्व्ड है आपकी 22 और प्रिडिक्टेड है आपकी 20, तो आ गया जी आपके पास 2 यूनिट्स। ये है जी आपका आंसर। अच्छा, इसको ना अगर आप कह लें ऑब्जर्व डिमांड, तो फिर मेरा ज़रा कन्फ्यूजन थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऑब्जर्व डिमांड माइनस प्रिडिक्टेड डिमांड इज इक्वल टू प्रिडिक्टेड एरर, प्रिडिक्टेड एरर। ठीक है, तो ऑब्जर्व डिमांड आ गई हमारी 22 के बराबर और प्रिडिक्टेड डिमांड 20। तो ये जो है ना वो, वरना वो एरर की वजह से आपने परेशान हो जाना था कि इधर भी जो है ना ये प्रिडिक्टेड एरर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एरर की बात थी तो प्रिडिक्ट एरर का लफ्ज़ यूज़ किया था। यहाँ पर डिमांड की बात हो रही है तो यहाँ पे लफ्ज़ डिमांड लिखना ज़रूरी है। अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, वो जो हमने DSP डिस्कस किया था, ट्रांसफ़र फंक्शन हमने डिस्कस किया था, किसके बराबर होता है? HZ इज़ इक्वल टू BZ ओवर AZ। ये हमने डिफ़ाइन किया था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले।
इसको कहते हैं न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो बहरहाल अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ ट्रांसफ़र फंक्शन, जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका न्यूमिनेटर हमें दिया गया है, यानी BZ की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो न्यूमरेटर ये लिख लेते हैं जितनी चीज़ का पता है हमें, न्यूमरेटर ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन इज, ट्रांसफ़र फंक्शन इज गिवन, और वो किसके बराबर है, BZ इज इक्वल टू Z स्क्वेयर माइनस Z माइनस टू, ठीक है। आगे फिर वो कहते हैं यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए फाइंड जीरोज ऑफ द सिस्टम। जीरोज ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है कि Z की वो वैल्यू, Z की वैल्यूज़ निकालनी है हमने। अच्छा, अगर फैक्टर विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर थ्योरम निकालना है तो फैक्टर थ्योरम में BZ किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर ही होगा ना। अगर ये इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, कंडीशन फॉर फैक्टर थ्योरम, थ्योरम इज THEOREM, थ्योरम इज BZ शुड बी 0। अगर ये 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि फैक्टर थ्योरम सेटिस्फाइड होगा। तो BZ 0 होने का मतलब क्या है कि Z स्क्वेयर माइनस Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, Z स्क्वेयर माइनस 2Z प्लस Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से Z कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया Z माइनस 2, प्लस यहाँ से 1 कॉमन नज़र आया, ब्रैकेट में आ गया Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे दो केसेस यहाँ से जन्म लेंगे, एक नहीं, पहले तो Z माइनस 2 कॉमन निकालें, Z माइनस 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया Z प्लस 1, Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब दो केसेस जन्म में लेंगे, Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Z यहाँ से किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, और यहाँ से Z किसके बराबर आ गया, माइनस 1 के बराबर आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये आ गए जी, Z इज इक्वल टू 2 एंड Z इज इक्वल टू माइनस 1 आर दी जीरोज ऑफ BZ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ ए ट्रांसफ़र फंक्शन हमें दिया गया है जी, HZ इज इक्वल टू दिस मच, और ये पता है किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू BZ ओवर AZ ट्रांसफ़र फंक्शन। इसको कहते हैं न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। फाइंड जीरोज ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन के जीरोज मालूम करने हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन के जीरोज के लिए BZ को क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हेयर यहाँ पे BZ किसके बराबर है, BZ इज इक्वल टू Z स्क्वेयर प्लस 3Z प्लस 2 फॉर जीरोज के लिए क्या होना चाहिए, BZ शुड बी इक्वल टू 0, और यही कंडीशन है उसकी फैक्टर थ्योरम की। तो दिस इंप्लाइज दैट Z स्क्वेयर प्लस 3Z प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा Z स्क्वेयर प्लस Z प्लस 2Z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको Z कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया Z प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर फर्दर Z प्लस 1 कॉमन नज़र आएगा, Z प्लस 1 को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया Z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस पैदा होंगे यहाँ से, Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या Z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Z किसके बराबर आ गया, माइनस 1 के बराबर आ गया, और इधर Z किसके बराबर आ गया, माइनस 2 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर जीरोज ऑफ
एच जेड आर किसके बराबर आ गए, z इज इक्वल टू -1 कॉमा -2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मिलती जुलती है। अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ ट्रांसफर फंक्शन, अब की बार इसके बराबर है z स्क्र -0.5 z -0.5 ओवर z क्यू प्लस 1। फाइंड जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन निकालने हैं बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम की कंडीशन क्या है, जीरोस के लिए इसका जो न्यूमरेटर फैक्टर है दैट शुड बी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो आइए इसको 0 के बराबर पुट करके तो वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं, जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं। एच जेड है आपके पास z स्क्र -0.5 z -0.5 ओवर z क्यूब प्लस 1। एच जेड किसके बराबर होता है, बी जेड ओवर ए जेड। हेयर बी जेड किसके बराबर है, z स्क्र -0.5 z -0.5। अब फॉर फैक्टर थ्योरम के लिए कंडीशन क्या है, बी जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, ये जो हमारा बी जेड होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, इसको जब हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमें ज़ीरोस, ट्रांसफ़र फंक्शन के ज़ीरोस मिलते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक ज़ीरोस होते हैं, एक पोल्स होते हैं। ठीक है, 0 के लिए ऊपर वाली रकम को 0 के बराबर पुट करना होता है, पोल के लिए नीचे वाली रकम को 0 के बराबर पुट करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि हमने ज़ीरोस निकालने हैं तो इसलिए न्यूमरेटर फंक्शन को 0 के बराबर पुट करेंगे। ये आ जाएगा z स्क्र -0.5 z -0.5 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो पॉइंट है ये इस तरह जो है ना, या तो आप ऐसा करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं। दो तरीके हैं ना इसको हल करने के, z इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्र -4ac ओवर 2a। ठीक है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। a की कीमत 1, b की -0.5, c की -0.5, ये वाला फार्मूला लगा के तो z की वैल्यूज़ निकाल लें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इसका मैं पॉइंट ना ख़त्म कर दूँ, z स्क्र पॉइंट ख़त्म करूँगा तो ये आ जाएगा -5/10 z -5/10 इज इक्वल टू 0। 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो 10 के साथ तो ये आ गया 10z स्क्र -5z -5 इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड बाई 5 पर तकसीम कर दें तो ये आ जाएगा 5 पर तकसीम किया 2z स्क्र -z -1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें इसकी, -2z प्लस z -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से गुस्से में आके 2z कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में आ जाएगा z -1, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लोगे, z -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z -1 कॉमन निकल आया, इधर 2z प्लस 1 आ गया जी। आगे दो केसेस होंगे यहाँ से, एक में z -1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे में 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो आ गया z इज इक्वल टू 1 और दूसरा क्या आएगा, 2z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1/2 और हो सकता है पीछे जवाब -0.5 दिया हो। देयरफॉर ज़ीरोस ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन आर z इज इक्वल टू 1, -0.5। A signal processing system has a transfer function। आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन hz के बराबर होता है, इज इक्वल टू bz ओवर az, जिसमें इसको कहते हैं न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। अगर
ज़ीरोज़ निकालने हों फंक्शन के तो इसको ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं, अगर पोल निकालने हों तो डिनोमिनेटर वाली रकम को ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं। अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ ए ट्रांसफ़र फंक्शन विद डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसके बराबर है। यूज़ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए फाइंड द पोल ऑफ द सिस्टम्स, सिस्टम के पोल्स क्या होंगे वो निकालने हैं आपने। एंड डिटरमिन सिस्टम इज़ स्टेबल, और फिर आपने बताना है कि क्या सिस्टम स्टेबल है या नहीं। सिस्टम स्टेबल होता है अगर आपका जो पोल है ना, पोल की वैल्यू ज़ाहिर है कि वो फंक्शन ऑफ z है, तो z की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो z का मॉड जो है दैट शुड बी लेस देन 1। अगर यूनिट सर्कल के अंदर अंदर आती होगी वैल्यू तो फंक्शन स्टेबल होगा। अगर z नॉट यानी जो आपकी z की वैल्यूज़ आती हैं अगर वो 1 से बड़ी आ गई तो फिर वो जो है ना सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, नॉन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन है हमें डिनोमिनेटर फंक्शन इज डिनोमिनेटर फंक्शन इज गिवन, किसके बराबर है जी? बराबर है ए जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस 0.3 जेड 0.4। ठीक है, अच्छा अब हमने फैक्टर थ्योरम के लिए, फैक्टर थ्योरम की कंडीशन क्या है कि ए जेड शुड बी इक्वल टू 0। फॉर फैक्टर थ्योरम ए जेड शुड बी इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट फिर जेड स्क्वेयर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसका अपनी सहूलत के लिए या तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि इसका पॉइंट ख़त्म कर दें, 4/10 इज इक्वल टू 0। 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यू विल गेट 10z स्क्वेयर, 10z स्क्वेयर माइनस 3z माइनस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बरहाल ज़रा सही करके ना लिखते हैं, अच्छा नहीं लिखा हुआ। माइनस 3/10 z माइनस 4/10, ठीक हो गया जी। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40। अब 40 के फैक्टर बनाने हैं आपने, 40 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 10z स्क्वेयर मनफी 3z कि उनको ऐड किया जाए तो -4 आए, मल्टीप्लाई करें तो आंसर -40 आए। 8 5 40, 10z स्क्वेयर माइनस 8z प्लस 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 8 में से 5 के बाकी रह गए 3z। यहाँ से 2 कॉमन आएगा और साथ साथ z भी कॉमन आएगा। ब्रैकेट में आ गया 5z माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन, 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 5z माइनस 4 दोनों में से कॉमन है, 5z माइनस 4 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, जवाब 0 के बराबर आ रहा है, तो 5z माइनस 4 0 के बराबर होगा या 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 5z किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। z इज इक्वल टू 4/5, 4 को अंदर रखा, 5 पर तकसीम किया, इशारिया 0, 8 5 40। z इज इक्वल टू 0.8 आ गया, ठीक है।
और ये किसके बराबर आ गया, 2z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1/2, जिसको आप -0.5 कह सकते हैं। तो ये जीरोज पोल आ गए। देयरफॉर पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन आर, ट्रांसफर फंक्शन आर z इज इक्वल टू 0.8, 0.5। अब हम देखते हैं कि आया सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं। अब z mod इज इक्वल टू 0.8 mod, ये क्या है जी, <1। फिर z mod इज इक्वल टू -0.5, ये भी क्या है, <1 है। तो दोनों <1 है, देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द डिनोमिनेटर ऑफ ए सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शन, प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू दिस मच। ट्रांसफर फंक्शन आपको मालूम है कि xz बराबर होता है bz/az के बराबर होता है। इसमें इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। अगर आपने सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स निकालने हो तो ये वाला डिनोमिनेटर लेते हैं, ये वाला पॉलिनोमियल लेते हैं। अगर आपने जीरोस निकालने हो तो ये वाला पॉलिनोमियल लेते हैं। अब चूंकि उसने बात की है कि ये एक आपको सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम का जो ट्रांसफर सिस्टम है उसका डिनोमिनेटर फंक्शन दिया गया है, आपको डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल दिया गया है, तो फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपने डिटरमिन करनी है लोकेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पोल्स, यानी पोल्स फाइंड आउट करने हैं और बताना है कि सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं। तो अब यहां पे हमें क्या दिया गया है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल दिया गया है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज किसके बराबर आया जी, az इज इक्वल टू z² प्लस 1.2z प्लस 0.35। ठीक है जी। अब हमने पोल्स निकालने हैं तो फॉर फैक्टर थ्योरम az को 0 के बराबर होना चाहिए, तो फिर ही जो है ना इसके फैक्टर बनेंगे और दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, अदरवाइज डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये आ गया z² प्लस 1 फॉर फैक्टर थ्योरम az शुड बी इक्वल टू 0, तो z² प्लस 1.2z प्लस 0.35। अब आगे आपके पास चॉइस है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या इसको आप पॉइंट ख़त्म कर दें। आप 12/10 आ गया, ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 2 हैं डेसिमल के बाद, तो 35/100 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो अब जो है इसके फैक्टर बनने आसान हो जाएंगे और इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, z इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a, a की वैल्यू 1, b की 1.2, c की 0.35। राइट। लो जी, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये तो 2 के टेबल से जा रहा है, z² प्लस 6/5 z प्लस ये 5 के टेबल के साथ जाएगा, 7 5 35, तो 20 5 100 इज इक्वल टू 0। अब आप 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई बाई 20, 20 के साथ जब दोगे तो ये आ जाएगा 20z² प्लस 6/5 इंटू 20 z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 20z², 5 कम 5 5 चौका 20, 4 आ गया, 4 6 का 24,
जमा 7 इज इक्वल टू 0। अब 20 को 7 से जब दिया तो जवाब आ गया 140। 140 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें 24 आए, मल्टीप्लाई करें तो 140, तो 14 दाया 140, बने बनाए फैक्टर मिल गए आपको। 20z² प्लस 10z प्लस 14z प्लस z इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10z कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 10z प्लस 1, यहाँ से z ये 7 आना था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 7 आना था और यहाँ पे भी 7 आना था, ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर 14z, तो 7 कॉमन आएगा यहाँ से, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब 10 निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, गलती से मैंने 10z लिख दिया जी। अब दोनों में से आप 2z प्लस 1 आपको कॉमन नज़र आएगा, ये देखें 2z प्लस 1 इज कॉमन, 2z प्लस 1 को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 10z प्लस 7। अब दो टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर 0 के बराबर आए, तो या ये वाली 0 के बराबर होगी और 10z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो 2z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1/2, तो z इज इक्वल टू -0.5। ये आ गया 10z इज इक्वल टू -7, z इज इक्वल टू -7/10, तो ये आ गया -0.7। ठीक 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 ठीक। देयरफॉर पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस आर, ट्रांसफर फंक्शन के पोल किसके बराबर आ गए, z इज इक्वल टू -0.5, दोनों माइनस आ रहे हैं, -0.7। अच्छा, z मॉड इज इक्वल टू -0.5 मॉड 0.5 मॉड इज लेस देन 1, और इसी तरह z मॉड इज इक्वल टू -0.7 इज लेस देन 1, दोनों लेस देन 1 हैं, तो z मॉड लेस देन 1, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल। इसके साथ ही ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म, फिनिश, खल्लास, और 9th चैप्टर भी बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।